Hello, good morning, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। यस सर। तो कल एक अपन ने क्वेश्चन करा था, फ्रिक्शन के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिंग जो मोशन होता है, इंपेंडिंग जो मोशन होता है, जो होने वाला है, उसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे अपन ने क्वेश्चन करा था, एग्जांपल दिया था मैंने। करा है क्या? ट्राई करा था क्वेश्चन, ट्राई वो क्या क्वेश्चन था? कोशिश करी थी किसी ने? क्वेश्चन करा था ना अपन ने डिस्कस, ये वाला। मतलब क्वेश्चन डिस्कस क्या करा था, डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दिया था, इसमें एक ब्लॉक रखा है ए, इसके नीचे रखा है बी, फिर यहाँ रखा है सी टंगा हुआ आगे। अब मेरे को ये बताना था कि एक्सीलरेशन कितना आएगा ब्लॉक्स का। सारी सरफेस, सारी जितनी भी सरफेस है वो सारी रफ है, तो कैसे प्रोसीड करें, कोई आइडिया? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन? सबसे पहला काम क्या करते हैं क्वेश्चंस में? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहला काम। ठीक है, सबसे पहला काम ये देखना है फोर्सेस कौन कौन से लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई कैसा मोशन होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले अपन ने ये सेम का सेम डायग्राम यहाँ पे लिया, है ना, कोई भी चेंजेस नहीं करना, सेम ही डायग्राम लिया। अब इसी के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। कैसा बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, सोचो। सी वगैरह ये तो दिख ही रहा है, सी के ऊपर जो है mg लग जाएगा नीचे, सही है? यस सर, एमजी लग जाएगा। mg लगा देते हैं, तो mg लगा दिया इसके। नॉर्मल भी लग जाएगा इधर बी पर। 100 न्यूटन का यहाँ लग गया, ठीक है mg। अच्छा, बी और ए पे कैसे दिखाएंगे? बी और ए पे क्या क्या दिखा दूं? सर नॉर्मल। नॉर्मल दिखा देते हैं। बी के ऊपर अब देखो, मैं यहाँ पे ना दोनों ब्लॉक्स को थोड़ा उठा के दिखा रहा हूँ, ए को थोड़ा उठा के दिखा रहा हूँ, ए के ऊपर भी अलग बना रहा हूँ, ए को थोड़ा सा उठा के दिखा रहे हैं ऐसे। और तो ध्यान रखना, ए इसी पे रखा हुआ है ना, अलग नहीं है, ए इसी पे रखा हुआ है, ऐसे है। अच्छा, तो यहाँ पे फोर्सेस दिखाने हैं। सी में यहाँ ये रस्सी कितनी है टोटल इस केस में? टोटल कितनी रस्सी है? सर दो रस्सी है टोटल। तो यहाँ टेंशन मान लेते हैं अपन, इसमें मान लिया मैंने T1, इधर खींचेगा इसको T1। अच्छा, बी पे अगर मैंने टेंशन मान लिया तो इस पे आएगा T2 यहाँ, और ब्लॉक पे भी आएगा T2 यहाँ। देखो यहाँ तक सही है? यस सर। ठीक है। जो ऊपर वाला ब्लॉक है T2 वाला, इस पे mg लगेगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन का, सही है? यस सर। 20 न्यूटन का तो इस पे नीचे लग गया। अच्छा, इसके ऊपर एक ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, इसको मैं बोल दूं N1। N1 बोल देते हैं। ये N1 किस किस के बीच में लग रहा है? सर बी और ए के। बी और ए के बीच में लग रहा है। अब जो बी है, ध्यान से देखो, बी पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है फोर्स? सर 30 न्यूटन। सिर्फ 30 है क्या? सर 20 भी लगेगा क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक। तो 20 नहीं होगा, उसको बोलोगे N1 लगेगा। N1 की वैल्यू, वो बात सही है तुम्हारी, है ना, वो बात एकदम सही है कि 20 एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हम इन्हें कंबाइंड मासेस लेके यूज कर रहे हैं, तो दोनों का मास लेके फिर उसकी नॉर्मल फोर्स है। देखो, अब देखो वही मैं कह रहा हूँ, दोनों को कंबाइंड लेके, वो बात सही है ना, लेकिन इसका अगर बी पे सिर्फ लिख रहे हो तुम, कंबाइंड लिखोगे, कंबाइंड लेके लिखोगे तो कंबाइंड लिख सकते हो M1 + M2G, बट दिस इज नॉट M2G। बी पे अगर मुझे फोर्स लिखना है, बस नाम पे ध्यान दो, क्या लिख रहा हूं मैं? बी का लिख रहा हूं 30 + N1। ये N1 फोर्स का रिएक्शन फोर्स है ना। ऊपर वाले जो ब्लॉक है, इस पे N1 से नीचे धक्का दे रहा है, तो बी ने ए को N1 से ऊपर धक्का दिया, ये वाले फोर्स है। तो 30 + N1 का नीचे लगेगा, सही है? यस। और बी के ऊपर ही ऊपर की तरफ लगेगा ये फोर्स। कितना लगा दूं इस पे ऊपर? N2 लगा दूं? यस सर।
ये N2 Yes, कौन sir. लगा रहा है इस पे? सर 30 कौन 30? N2 कौन लगा रहा है ब्लॉक बी पे? सर 30 कितना लगा है? रहा ग्राउंड से लग रहा है। अरे M2 30 नहीं लगा रहा है, 30 क्या क्या है? तो ये ग्राउंड लगा रहा है। ये सर ग्राउंड कितना नहीं यहाँ पूछ जहाँ रहा से हूँ वो मैं, टिका हुआ है। कितना नहीं पूछ रहा हूँ, कितना लग रहा है। और N2 30 नहीं होगा, 30 नहीं लगा रहा है। 30 तो MG ऐसे नहीं बोलना है 30 लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ग्राउंड ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक बी पे। ठीक है, अब वो क्यों लगाएगा? क्योंकि बी पे नीचे की तरफ लग रहा है। टोटल पुश 30 प्लस N1 का N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 प्लस N1 के बराबर ऊपर की तरफ। सही है। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये अपन ने सारे फोर्स बनाया, अब मेरे को फ्रिक्शन बनाना बाकी है। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगेगा? सर एक तो राइट साइड लगेगा बी पे। सर बी हमें पे सबसे पहले लगेगा पता है राइट में, कि क्यों? हाँ, बी तो सबसे पहले राइट साइड मूव करेगा देखो क्योंकि सर वही सी देख से रहा हूँ मैं, टंगा हुआ है। सरफेसेस के बीच में ध्यान दो, है ना। सरफेसेस के बीच में ध्यान दो, कौन कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा? बी कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा? सर बी विल टेंड टू मूव राइटवर्ड्स। बी विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स राइट। ए कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा? सर लेफ्ट में। ए लेफ्ट में मूव करने की कोशिश करेगा और बी राइट में मूव करने की कोशिश करेगा। ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सर राइट साइड। राइट साइड ए पे फ्रिक्शन लगेगा राइट में। इसको मैं बोल रहा हूँ F1। अच्छा, बी पे जो ये F1 है, इसी की वजह से ये सेम फ्रिक्शन बी पे लगेगा। किधर डायरेक्शन में? लेफ्ट में लगेगा, इधर। लेफ्ट ये F1 यहाँ लगेगा, इस पे। यस सर लेफ्ट में लगेगा। इस पे एक F1 यहाँ लगेगा। और बी पे जो बॉटम वाला सरफेस है, वहां पर भी एक सर फ्रिक्शन वहाँ पे लगेगा। किस F2 तरफ? लगेगा, वो भी लेफ्ट साइड। वो भी लेफ्ट में लगेगा, F2। देखो ये तक क्लियर है, ये सारी चीज। यस सर। ये फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से देखो, ये क्लियर है एकदम। यस सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इनके एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ। इनके एक्सेलरेशन मैंने मान लिया, इसका ए डाउनवर्ड्स है। और बाकी अगर ए एक्सेलरेशन मान लिया, तो ए वाला जो ब्लॉक है वो ए से लेफ्ट में जा रहा है, बी वाला ए से राइट में जा रहा है, सी वाला ए से नीचे जा रहा है। क्लियर है? यस अब सर। यहाँ पे, है ना, Yes, अब यहाँ पे सोचो। देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका वही है, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन टेंशन को इंटरनल फोर्स मानते हुए। ठीक है, अगर मैं सोचो, अगर इन ब्लॉक्स को रस्सी के डायरेक्शन में सीधा सीधा फैला दूं, तो कौन सा फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स कौन सा है इसको? सर 100 न्यूटन्स का जो सी पे लग रही है ना, जो 100 न्यूटन है वो खींचने वाला है। पहले अपन डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं, फिर अपन इक्वेशन भी इंडिविजुअल लिख के देखेंगे, वहां से भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो अपन डायरेक्ट लिखने की देखते हैं कि भाई इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स है 100 न्यूटन जो इसको खींच रहा है। और कोई फोर्स है क्या जो खींचेगा इसको रस्सी की लेंथ के लॉन्ग? नो सर। है ना, कोई फोर्स नहीं है, बाकी टेंशन इंटरनल फोर्स है। अब रोक रोक के कौन कौन रखेगा इसको? रोकने वाला कौन है इसको? सर F1 एंड F2। F1 और F2। देखो जो ब्लॉक ए है उस पे भी फ्रिक्शन, अगर मान लो इसको खोल के रख दिया मैंने, तो ए को भी पीछे खींच रहा है, बी को F1 फिर से पीछे खींच रहा है, और बी को F2 भी पीछे खींच रहा है। ये बात सही है? यस सर। है ना, दिस इज ऑल द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, अपन ऐसे लिखते हैं टोटल ड्राइविंग फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे। और जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक्स इधर मूव कर रहे हैं, ए लेफ्ट में मूव कर रहा है, बी राइट में मूव कर रहा है, और सी नीचे मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन के अंदर ड्राइव करने वाला कौन है? सिर्फ एक 100 न्यूटन है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कोई मेरे को इक्वेशन बताएगा कैसे लिख सकते हो फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हुए? नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट विल बी माय डायरेक्ट एक्सीलरेशन। तो मैं क्या लिखूंगा? 100 माइनस, क्या लिख सकता हूँ? 100 में से क्या माइनस करना है मेरे को? रिटार्डिंग फोर्स कौन सा है? सर फ्रिक्शन F1 एंड F2। F1 F1 एंड F2 तीनों के तीनों बार लूंगा, दो दो बार लेने पड़ेगा F1 को। F1 ए वाले ब्लॉक को भी रोक रहा है और F1 बी वाले ब्लॉक को भी रोक रहा है।
क्या मैं एक्सेलरेशन सर ऐसे ऐसा लिख तो नहीं सकता हूँ? कोई एक F1 नेगेटिव में है? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं आ रहा। देखो ध्यान दो, अगर मैं इस ब्लॉक को, ये वाला जो ब्लॉक है, कैसा आएगा नेगेटिव? अगर मैं इसको, अगर मैं सीधा सीधा खींच दूं तो हाँ F1 सर भी समझ लेफ्ट में में आ गया, है, वो उल्टा फिर घूम के आ F1 जाए। उल्टा घूम के आ जाएगा, F1 भी लेफ्ट में लग रहा है, देखो इस पे, हम्म, है ना? अगर ये ब्लॉक राइट में मूव करेगा, इसको मैं सीधा सीधा फैला के खोल दूं तो ए वाला ब्लॉक भी राइट में मूव कर रहा है, सी भी राइट में मूव करेगा, बी भी राइट में मूव करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर समझ में आ गया। है ना? रस्सी को पूरा खोल के फैला के रख दिया मैंने सीधा सीधा एक्स एक्सिस में। वो तो पुली की दूसरी F1 जो तरफ है, जाके भी बैठे रहेंगे तब भी हाँ, तो वैसे ही F1 भी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव में लगेगा। F1 B पे भी नेगेटिव लग रहा है और B पे F2 भी नेगेटिव लग रहा है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूँ नेट ड्राइविंग फोर्स F नेट बटा M, which is equal to 100 minus F1 minus F1 minus F2 upon total mass। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. F1 की, अब ये देखो, क्योंकि सबके सब स्लाइड कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा सबके ऊपर? सर एफ के। सर काइनेटिक। काइनेटिक लग रहा है, सही एकदम, है ना? F के काइनेटिक, सबके ऊपर काइनेटिक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन? क्या लिखते हैं? काइनेटिक नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स इनटू म्यू। म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, म्यू के इंटू एन के बराबर, म्यू के इंटू एन के बराबर, ये लिखते हैं अपन। F1 की वैल्यू बताना क्या आएगी? F1 की वैल्यू क्या आएगी? सर 20 इंटू जो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है। म्यू के इंटू N1, N1 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो मैंने लिखा यहाँ से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 100 माइनस, देखो म्यू के कॉमन आ रहा है F1 F2 F1 F1 F2 में, इसको एक बार को ऐसे लिख देता, -2F1 माइनस F2, या फिर माइनस लेके यहाँ प्लस कर दो, ऐसे लिख सकते हो इसको, अपॉन कितने हैं मासेस? 2 3 और 10, 2 3 और 10, तो इसको मैंने लिख दिया 100 माइनस 2 टाइम्स, देखो म्यू के कॉमन आ रहा है, चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, या मैंने म्यू के को कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस म्यू के कितना गिवन है? 0.25 इंटू 2N1, चाहे तो एक बार ऐसे लिखो इसको, इसमें नहीं है तो एक बार फिर से ऐसे लिखो, ताकि मैं तो कम स्टेप में भी कर सकता हूँ। अपने को क्या करना है, पहली बार कर रहे हैं अपन, कम स्टेप में करना है, अपना फाइनल एम होगा 2-4 महीने बाद। ठीक है, अभी मेरा सबसे पहला एम होगा एरर्स मेरे को कम से कम करने हैं। जब अपनी 2-4 महीने में प्रैक्टिस हो जाएगी, तब मैं बार बार नहीं लिखूंगा 2F1 F2 म्यू एन, F को लिख रहे हैं म्यू एन, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा 100 माइनस म्यू कॉमन लेके सब करके अपन लिखेंगे डायरेक्ट। अभी मेरे को कोशिश करनी है जितना ज्यादा स्टेप लिख सकता हूँ, एरर कम से कम करने है ना, तो जितने ज्यादा स्टेप लिखूं अच्छे से, उतना जल्दी जल्दी अपने को लिखते हुए चलना है। तो मैंने लिखा 2F1 की वैल्यू म्यू के यानी 0.25 इंटू N1, N1 की वैल्यू है 20 के बराबर, प्लस F2 की वैल्यू 0.25 F2। अब मेरे को बताओ F2 की वैल्यू क्या लिखूंगा? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स कौन सा आएगा? सर 30 प्लस N1। 30 प्लस N2 के बराबर लिखोगे, विच इज इक्वल टू 30 प्लस N1। यस सर। 30 प्लस 20, देखो सही है क्या? यस सर। यहाँ ऊपर लिख लो चाहो तो, N1 की वैल्यू तो है 20 के बराबर, और N2 की वैल्यू है 30 प्लस N1 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सही है? यस सर। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाती है अपॉन कितना, अपॉन 15, क्या आ रही है वैल्यू बताओ? 100 माइनस कितना हो गया? ये हो गया 0.5, हो गया 10, 10 प्लस कितना हो गया 50 अपॉन 4, कितना हो जाता है? 50 अपॉन 4 हो जाता है 3.75 अपॉन 15, कितना आ गया? 13.75, 86.25 अपॉन 15। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना।
10 F2 की वैल्यू 5, सर वो 3.75 से 12.5 होगा ना? तो सही है 12.5, सॉरी है ना 12.5 है, 5 है वो, सही है ना। तो 12.5 आ गया, कितना हो गया ये 22.5 माइनस करा 77.5 अपॉन 15, सही है। यस सर। बस कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ रहा है 15 5 जा 15 1 जा 5.1 या 5.2 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 5.1 समथिंग आएगा, बड़ा आएगा 5 से, तो अप्रोक्सीमेटली बोले तो 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्लियर है, यस सर। यस कोई भी डाउट? नो सर। नहीं, चलने दे आगे, यस सर। ठीक है। तो देखो यहां तक अपन ने करा पूरा। अब एक इंटरेस्टिंग सी अपन नोटिस करते हैं चीज, क्या चीज कि मेरे को सोच के बताओ थोड़ा सा कि ब्लॉक को अगर मुझे मूव कराना है, एक रफ सरफेस है ना, मेरे पास एक रफ सरफेस है, मुझे ब्लॉक को है ना धक्का देना है, तो मान लो बड़ा है, ऑब्जेक्ट भी बड़ा है थोड़ा, है ना, तो मैं एकदम हॉरिजॉन्टल धक्का नहीं दे रहा हूं, तो मैं कैसे धक्का दूं उसको, मैं ऐसे धक्का दूं, मान लो एक ब्लॉक है मेरे पास, तो ब्लॉक को धक्का देना ज्यादा आसान है मूव कराने के लिए या खींचना आसान है? मान लो एक बार तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो, इस ब्लॉक को तुम्हें मूव करना है, तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो ऐसे धक्का दे दो इसको, कर सकते हो ना ऐसे, मम्मी यस ने कहा बिस्तर सरकाना है, मम्मी ने बोला अपने को बिस्तर सरकाना है, या फिर अपने को एक बड़ा सा अपने पास कोई वो है, सेटी वगैरह है या फिर कोई बॉक्स है, उसको अपने को सरकाना है, तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम इसको ऐसे धक्का दोगे, है ना, सरकाने के लिए ऐसे धक्का दोगे, या फिर एक काम कर सकते हो, ये ब्लॉक बॉक्स यहाँ पे है, तुम यहाँ पे जाके खड़े हो जाओगे और इसको यूं पकड़ के खींचोगे ऐसे। देखो ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, या तो यस। धक्का दे दो या खींच लो, तो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? सर, खींचने वाला। खींचने वाला, क्यों? सर, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये आगे से वैसे नॉर्मली उठ जाएगा और फिर इसको मूव करना इजी होगा, देखो क्योंकि वो एकदम रफ सही है, सरफेस होगी नहीं। यस सर। बिल्कुल एकदम सही है, उठेगा नहीं, लेकिन नॉर्मल मतलब हल्का है तो उठ जाएगा, लेकिन अपना मेन Yes. क्या है, अगर मैं खींचूंगा तो खींचने पे जो नॉर्मल फोर्स है वो कम हो जाएगा, सही है ना भाई? यस। जैसे मान लो अगर मैं इसको धक्का लगा रहा हूँ ऐसे फोर्स से, मैंने दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, दोनों सेम आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, है ना, मुझे इनको मूव कराना है, तो एक तरीका है मैंने इनको ऐसे धक्का दिया, ऐसे, है ना, मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, एक तरीका है मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया। सर जो फर्स्ट वाला केस है उसमें जो फोर्स का कुछ कंपोनेंट उसके क्या बोलते हैं नॉर्मल फोर्स के में भी चला जाएगा, बट जो बिल्कुल, इस सेकंड, वजह से ये सर, और जो सेकंड केस है सर उसके अंदर नॉर्मल फोर्स में से कुछ वैल्यू वो निकाल लेगा जो नॉर्मल थी, एग्जैक्ट जो बिल्कुल मास था सही, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो वहां इजियर रहेगा सेकंड केस में उसे मूव करना। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगी इसलिए मूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही है ना। तो अगर इस केस के अंदर मैं नॉर्मल लिखूं और इस केस के अंदर नॉर्मल लिखूं, नॉर्मल फोर्स सेकंड वाले केस में कम आएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स के अंदर एफ का जो कंपोनेंट है, एफ का एक कंपोनेंट जो है नॉर्मल मतलब mg को बैलेंस कर देगा, तो नॉर्मल फोर्स ऑटोमेटिकली थोड़ा कम आएगा, इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है एफ कि मेरा ब्लॉक उठ जाए, है ना। अदरवाइज ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं एफ को इतने ज्यादा एंगल पे लगा दिया कि मेरा ब्लॉक उठ ही गया, जमीन से उठ गया, जमीन से उठ गया तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर कुछ बचा ही नहीं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फिर तो आसानी से उठा ही लोगे, है ना। तो अगर मेरे को सरकाना है इसको, तो मैं यूजुअली एक ब्लॉक को पुल करूंगा ना कि पुश। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन, इजी सही स्टेटमेंट, है ना, कि यूजुअली इट इज easier to pull than to push, है ना। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है पुशिंग के टाइम पे, है ना। पुश करूंगा मैं तो नॉर्मल फोर्स और बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ किसी एंगल पे ऐसे ऊपर की तरफ,
तो नॉर्मल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा सा कम लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग ही नहीं पाएगा और मैं आसानी से खींच पाऊंगा। सही है? यस सर। ठीक है, अब देखो अपन कोशिश करते हैं मिनिमम फोर्स निकालने की, कि एटलीस्ट मेरे को कितना फोर्स लगाऊं मैं कि ये मूव कर जाए। कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की एक इस पे। क्वेश्चन लिखे हैं अपन, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स what is the minimum possible force that can be applied on a box to move it on a rough surface? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा एक ब्लॉक है, ये तो मुझे पता लग गया यहाँ पे कि मैं फोर्स कहाँ लगाऊं, नीचे लगाऊं ऊपर? ऊपर। ऐसे ऊपर लगाऊंगा किसी एंगल पे, अभी मुझे पता नहीं है, किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं। मान लो मेरे हाथ में दम उतना ही है, तो मेरे को देखना है कि मतलब मिनिमम से मिनिमम मेरे को फोर्स लगाना है ताकि कम से कम मेहनत करनी पड़े, ज्यादा दम नहीं लगाना है क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक सरकाने हैं अपने को, तो ज्यादा दम नहीं लगाना है। पर इतना कितना मिनिमम दम लगा सकते हैं अपन, कितना मिनिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन दिस बॉक्स? ठीक है, कैसे करें अपन, बताओ कैसे कोशिश करें, क्या करेंगे सबसे पहले? सर हम एफबीडी। पहले इसका नॉर्मल फोर्स चेक करेंगे, सब दोनों चीजें एफबीडी करेंगे बना अपन। के, एफबीडी बना एफबीडी के बनाए नॉर्मल फोर्स सबसे पहले, निकालेंगे। एकदम सही है। यस सर। यस मैंने सर। इसका एफबीडी आएगा। ब्लॉक का एक एफबीडी बना दिया, ऐसे एक बॉक्स दिखा दिया, नीचे मैंने दिखा दिया mg, ऊपर मैंने दिखा दिया नॉर्मल, ठीक है, इधर मैंने दिखा दिया f, और फ्रिक्शन कहाँ दिखा दूं? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट में दिखा दूं। ठीक है, तो ये अपन ने सारा दिखा दिया। फ्रिक्शन की इस केस के अंदर मुझे मिनिमम पॉसिबल फोर्स, तो मूव कराने के लिए जब मूव कर रहा होगा ब्लॉक, तो फ्रिक्शन किसके बराबर लगेगा? लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, यस सर। है ना? लिमिटिंग वैल्यू लगेगा जब भी तो मूव करेगा, लिमिटिंग से जस्ट बड़ा ही लगेगा उस Yes. फोर्स मेरा, है ना? फोर्स की वैल्यू जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा फोर्स का, वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन विल बी एफएस मैक्स विल बी म्यू इनटू एन, लिख दूं इसको बस? यस सर। ठीक है, फ्रिक्शन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, लिमिटिंग केस में म्यू एन के बराबर। अच्छा, सबसे पहले ये ब्लॉक का मोशन y में है क्या? y में कोई मोशन है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है y में, तो y में इक्वेशन क्या लिखूंगा इन y डायरेक्शन? सर एन इक्वल टू एमजी। n इक्वल टू mg, शाबाश। और कुछ नहीं आएगा क्या y में? सर वो आएगा साइन थीटा, एफ हाँ, साइन। तो ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल, है ना? एकदम आराम आराम से करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम। तो क्या लिखो इक्वेशन, बताओ अब? सर एमजी इक्वल टू एन प्लस एफ साइन थीटा। एकदम सही है, n प्लस एफ साइन थीटा बराबर mg, बन गई मेरी पहली इक्वेशन। यस सर। यस सर। ठीक है, ये मैंने y के अंदर लिख दी, x के अंदर लिख लेते हैं हम। x में बताओ क्या लिखूंगा? एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एन। f cos थीटा बराबर म्यू इनटू n, सही है? यस अच्छा, सर। अब मेरे को नॉर्मल फोर्स, ऊपर से मैं क्या नॉर्मल फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूँ नीचे? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है कि ये mg माइनस एफ साइन Yes, थीटा, साइन थीटा। तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं? यस सर। यस क्या होगी वैल्यू? f cos थीटा
बराबर, अब देखो f cos थीटा, देखो लिमिटिंग केस है ना, देखो ध्यान रखो यहाँ पे मैं इक्वल टू की जगह क्या लिख रहा हूँ, f cos थीटा को या तो इससे बराबर हो या बड़ा होता है, ऐसे लिख सकता हूँ यूं, ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल। सर सही है ग्रेटर क्या? देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन ही लिखेंगे ना। क्यों, और क्या लिख सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ही तो आएगा। सर Right? क्या लिखेंगे, इक्वल टू में तो वही क्या रहेगा वो। नहीं मतलब लिमिटिंग केस में एटलीस्ट इसके बराबर होगा, बराबर वाले लिमिटिंग केस में ग्रेटर देन इक्वल टू ही लिखते हैं, है ना, जब भी लिमिटिंग केस होगा, लिमिटिंग के ओके अंदर सर, जस्ट इससे बड़ा हो जाएगा तो अपन मूव करा देंगे, बराबर भी होता है क्वेश्चन में गिवन है तो अपन जस्ट इसके बराबर के ही अप्लाई करेंगे तो मूव कर जाएगा। ठीक है, अबाउट टू स्लाइड वाला केस है। ओके सर। ठीक है, तो f को मैंने लिखा है, f शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इनटू n के बराबर, तो f cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, n की जगह मैंने लिख दिया mg माइनस f sin थीटा। सही है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, f cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। दिस इंप्लाइज f, देखो मैं कॉमन ले रहा हूं, यहां से वैल्यू आ रही है f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg। सही है यहाँ तक? यस सर। यहां से मेरे पास वैल्यू आ रही है f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। यहां तक भी सही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मेरे को थीटा तो क्वेश्चन में नहीं पता है, थीटा क्या होता है, थीटा भी, अब ये क्या होगा, थीटा अलग अलग एंगल पे कर सकता हूँ मैं, थीटा की 0 पे वैल्यू आएगी, अब ये थीटा को मैं वेरी करता जाऊंगा तो एफ भी अलग अलग लगेगा। मुझे पता करना है ऐसा कौन सा थीटा ले लूं मैं जिसपे ये एफ जो है मिनिमम आ जाए। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन है ना, फॉर एनी फंक्शन अगर मुझे उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देता हूं। क्या करते हैं, अगर किसी की भी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए तो डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर इक्वल कर देंगे। डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर। अब मेरे को बताओ ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें कौन वेरी कर रहा है, न्यूमरेटर वेरी कर रहा है या डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है? न्यूमरेटर कौन है इसमें? म्यू mg। म्यू mg, म्यू वेरी कर सकता है क्या? नहीं, mg कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो मतलब बेटे थीटा पे डिपेंडेंसी है, डिनोमिनेटर कम ज्यादा होगा तो f की वैल्यू कम ज्यादा आएगी। जब मेरा डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनो, जब मेरा डिनोमिनेटर मैक्सिमम आएगा तो क्या f मिनिमम आएगा? यस सर। यस तो सर। मुझे एक्चुअली चेक करना है ये, व्हेन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज मैक्सिमम, f इज मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा और 0 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, d by d थीटा ऑफ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? सर इसको डिनोमिनेटर में d थीटा क्यों लिखा? डिफरेंशिएट करना है, मान लो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखता हूं मैं? सर 2x प्लस, अब ये ऐसा लिखा होता है ना, ये ऐसा लिखा होता है, किसको रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे ही तो आता है dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जो कि आंसर आता है ये 2x प्लस 2। समझे?
यस सर। तो ये यही लिखा हुआ है। मान लो मैंने मान लिया कि ये y है, अगर ये गिवन है कि y बराबर दिस, देन dy by d थीटा ऑफ dy by d थीटा कर रहा हूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी d by d थीटा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अभी चमक रहा है? किसी भी फंक्शन को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होता है तो उसी वेरिएबल के साथ में करता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं करूंगा d बाई डी वाई ऑफ दिस, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2y प्लस 9y स्क्वायर। समझे? यस सर। तो थीटा में फंक्शन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएं। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन याद है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा आता है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा धीरे धीरे। माइनस साइन थीटा आता है। अच्छा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सर वो तो cos थीटा। cos थीटा आता है, तो म्यू cos थीटा बराबर 0। सही है यहाँ तक? यस यस सर। यहां से मेरे पास वैल्यू आ रही है, देखो क्या आ रही है वैल्यू, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू के बराबर, 1/म्यू के बराबर आ रही है। ये आ रही है कि देखो, नहीं मेरे tan थीटा म्यू के बराबर ही आ रही है, ये आ रही है देखो, tan थीटा बराबर म्यू, यस सर। यस सर म्यू आ रही है। यस सर। म्यू cos थीटा बराबर sin थीटा, म्यू की वैल्यू sin थीटा बाय cos थीटा व्हिच इज tan थीटा। तो थीटा इज कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ म्यू। इसका मतलब अब देखो, बस मेरे को कुछ नहीं करना है, अगर मेरा tan थीटा म्यू के बराबर है तो मैं क्या इस एक्सप्रेशन को थीटा रिप्लेस करके लिख सकता हूं क्या? cos थीटा sin थीटा की जगह सोच के देखो क्या लिखोगे cos थीटा और sin थीटा की जगह। एक ट्राइंगल मान लो जिसके अंदर एंगल थीटा है, पर tan थीटा अगर म्यू के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा ट्राइंगल मान सकता हूं क्या? ऐसा ऐसा एक ट्राइंगल मान लिया, ये थीटा है, अगर tan थीटा म्यू है तो इसको म्यू ले लिया, इसको 1 ले लिया, सही है क्या? यस सर। यही आएगा tan थीटा। यस सर। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? या हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। सर म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आ गया। अब मेरा एक्सप्रेशन था फोर्स का, एफ इज, इसका मतलब इस थीटा पर फोर्स की, अगर थीटा tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा तो मेरा जो फोर्स है दैट विल बी मिनिमम। तो देयरफॉर एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन cos थीटा की जगह बोलो क्या लिखूंगा? इस ट्रायंगल से देखो cos थीटा कितना आ रहा है? सर 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स sin थीटा कितना लिखूं? सर म्यू बाय अंडर म्यू रूट बाय स्क्वायर प्लस 1। सही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में से यही है, तो म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर विच इज कमिंग आउट टू बी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। मेन कंसेप्ट्स को समझना है, और ये छोटी सी जो चीज अपन ने अभी पढ़ी कि अगर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमम के लिए भी ये सेम चीज करा सकते हो, पर यहाँ पे जैसे अपने आप ही है तो इस फंक्शन का मैक्सिमम निकल के आ रहा है। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन मिनिमम मैक्सिमा में। वो जिन जिन के पास मैथ्स है वो अपने आप जब तुम लोग पढ़ोगे, क्या बोलते हो, कैलकुलस पढ़ोगे, तो अपने आप तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके लिए अगर मिनिमम मैक्सिमा के लिए एक और चीज करते हैं अपन, डबल डेरिवेटिव। इतना ज्यादा अपन नहीं कर रहे हैं उसको, तो यहाँ से अपन कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करता हूँ। तो जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर किया तो थीटा की कुछ वैल्यू आई, इसका मतलब इस थीटा पर जो मेरा फंक्शन होगा उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू
अचीव हो जाएगी। तो वहां पे मैंने डाला, यहाँ से मेरा आंसर आया। कोई भी परेशानी इसके अंदर, कोई भी कंसेप्चुअल नो सर। नहीं? चलने दें आगे। सर Yes. ऐसे भी पूछ सकता ना, कि जैसे वैल्यू दे देवे, फिर उसके बाद 4 से निकालू मिनिमम, तो बिल्कुल वैल्यू। कुछ भी नहीं देगा, बस इतना दे देगा, सिर्फ म्यू दे देगा। भाई देखो डिपेंडेंसी क्या आ रही है इसके अंदर, म्यू और एम इतना ही तो चाहिए अपने को, और कुछ थोड़ी चाहिए। तो एज अ यस डायरेक्ट रिजल्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर मान लो एमसीक्यू हो तो डायरेक्ट बोल देगा कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स दैट वुड बी अप्लाइड टू अ बॉक्स विद अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस ऑन मास दिस। तो एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, और कितने एंगल पे लगाएंगे? थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू पर लगना पड़ेगा ये फोर्स। सही है? यस सर। तो Yes. थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, इतने एंगल पर अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगा तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मूव करें आगे। यस सर। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया, ये भी देख लिया। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं। बस नाम है, कंसेप्ट तो अपने हो गए, जितने कंसेप्ट करने थे अपने को फ्रिक्शन में इतना ही कंसेप्ट है ना। उसके बाद तो अपन जितनी भी चीजें अब करेंगे उसके अंदर अलग अलग चीजों को लिख के बस इक्वेशंस को मैनिपुलेट करेंगे और नाम दे देंगे उनको अलग अलग। उसी में से जैसे एक चीज है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस चैप्टर में देखो, अगर तुम्हें ना अब मैं कोई भी चीज नहीं पढ़ाऊं फ्रिक्शन से रिलेटेड, तब भी सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि अब सारी चीजें अपने को वही करनी है, बार बार अपन यही करेंगे। कंसेप्ट क्या था फ्रिक्शन का, वो ध्यान रखना है। कंसेप्ट ये होता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। जिस मोशन में जिस तरफ चलने की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन के बराबर। इसके बाद जितनी भी चीजें अपन करेंगे, अब बार बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और बार बार अपन अलग अलग चीजें करेंगे। तो उसी के अंदर एक पहली चीज अपन लिखते हैं, उसको लिख लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसका नॉर्मल के साथ में एंगल। फिर से बोले, एक बार डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स आ गया। इस पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? तो ऊपर की तरफ। ऊपर लगेगा। mg तो लग गया नीचे, नॉर्मल लग गया यहाँ। सही है? यस सर। अच्छा, नॉर्मल तो यहाँ लग गया। अब देखो मैं इसको ऐसा, अच्छा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, mg नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ध्यान दो, कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब होगा। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है। कौन सी सरफेस है कॉन्टैक्ट में? ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में ही है। यस सर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? सर एक तो फ्रिक्शन लग रहा एक तो फ्रिक्शन है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा नॉर्मल फोर्स। है। यस सर। तो इन दोनों को मिला के जो नेट फोर्स है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। सही है? यस तो सर। फ्रिक्शन तो लगेगा ऐसा यहां, इसको बोल रहा हूं मैं एफ एस मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू एन, और यहीं पे मैं नॉर्मल भी दिखा रहा हूं ऐसा, दिस इज माय नॉर्मल फोर्स। दोनों का रिजल्टेंट ऐसा बना सकता हूं क्या? यस सर। ऐसे करके दोनों का रिजल्टेंट बना दिए यूं। ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है। यस सर। इसको मैं बोल रहा हूँ, सपोज कुछ भी नाम दे सकते हैं, रिजल्टेंट को आर नाम दे दिया। तो दिस इज आर कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, सी दे सकते हो। तो ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है। तो द रिजल्टेंट, द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स the net contact force is
the resultant of F and N है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट है। नाउ कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ में है ना, नॉर्मल फोर्स के साथ में जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा एंगल हो गया? ये वाला एंगल लैम्डा, ठीक है। नाउ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स सर जो नॉर्मल के साथ बनाते हैं उसे कहते हैं। बिल्कुल, द कॉन्टैक्ट फोर्स मेक्स एन एंगल लैम्डा with the normal this angle is called angle of friction। this is called angle of friction। ये मैं निकाल भी सकता हूं लैम्डा। tan लैम्डा की वैल्यू बताना कितनी लिखूंगा? tan लैम्डा कितना हो जाएगा? n/f। tan लैम्डा फिर से देखो, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है? सर -n/f। n by f is max। माइनस माइनस नहीं, प्लस में ही लिखना है। कितना आएगा? n/f plus max। n बाय एफ नहीं आ रहा है, f बाय n आ रहा है। ये वैल्यू नहीं आएगी। tan थीटा में ये थीटा है, थीटा तो ये है, Yes, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है ये, और बेस है ये। यस सर। ये है ना, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। yes sir। देखो चमक रहा है पक्का। यस सर। yes sir। tan लैम्डा की वैल्यू आएगी एफ एस मैक्स बटा n, विच इज इक्वल टू म्यू n बाय n, विच इज इक्वल टू म्यू। सही है। यहां से मैं लिख सकता हूँ ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है, लैम्डा बराबर tan इनवर्स ऑफ tan म्यू। इनवर्स म्यू। सही है। यस सर। ठीक है, आगे मूव करें। यस सर। ठीक है, और यहीं पे अपन एक और एंगल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या है? ये भी आता है, इसी की वैल्यू इसी के बराबर आएगी, पर ये एंगल अलग है थोड़ा सा। इसको लिखो एंगल ऑफ रिपोज। क्या होगा? मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब मान लो रफ सरफेस है, अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है? सर एफ एस मैक्स। सर अभी मैक्सिमम लग रहा है। कितना लग रहा है फ्रिक्शन? सर 0 लग रहा है। मैं हाँ, जीरो जीरो। अभी रेस्ट पे है ना, कुछ भी नहीं लग रहा है, अभी तो रखा हुआ है। जब तक रखा हुआ है तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मोशन की टेंडेंसी है नहीं। अभी कौन मूव करा रहा है? कोई नहीं मूव कराने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन अभी जीरो है। अब मान लो बी वाला जो पॉइंट है, जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने किताब रखी है, किताब के ऊपर तुमने मोबाइल रख दिया। अब किताब को तुम टिल्ट करने लग गए। क्या मतलब? मैं बी को पकड़ के, बी वाला जो पॉइंट है उसको पकड़ के उठाने लग गया, तो क्या होगा? इसके फ्रिक्शन धीरे धीरे आने लगेगा। यस सर। Yes, ना, sir। धीरे धीरे फ्रिक्शन आने लगेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जस्ट इतने एंगल पे मेरा ब्लॉक, जो मोबाइल है, जो भी ब्लॉक है ये वाला, ये स्लाइड होने लग जाएगा अपने आप। यस सर। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बस यही है एंगल ऑफ रिपोज। तो मैंने यहाँ पे माना सर इसका ये, मतलब यहाँ पे हम जो म्यू की वैल्यू लेंगे वो के वाली होगी। नहीं, म्यू की वैल्यू म्यू एस के बराबर ही लोगे, के की नहीं लोगे। जस्ट लिमिटिंग केस के अंदर तो म्यू एस ही आएगा ना। हाँ यस के तो जब आएगा, के तो जब आएगा जब मूव करना शुरू कर दिया उसने, है ना।
तो जब लिमिटिंग केस के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मान लो अपन ने ऐसे एक वेज ले लिया, बस कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, ये एंगल है थीटा, यहाँ पे मेरा ब्लॉक रखा हुआ है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने एक तो दिखा दिया mg, एक mg हो जाएगा, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल, और एक और क्या आएगा? सर एक फ्रिक्शन हो जाएगा, लेफ्ट फ्रिक्शन आ राइट। जाएगा, राइट में आएगा फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन ले लेते हैं, सही है। मैक्सिमम वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की, एफएस लिखा है, एफएस मैक्स आ जाएगा। चलने दें आगे। यस सर। यस अब मेरे को इक्वेशंस लिखनी है। क्या इक्वेशन लिखूंगा? वर्टिकल में बोलो, हॉरिजॉन्टल में बोलो। पहले अपन वर्टिकल, वर्टिकल बोले तो एक्सिस कैसी ली है? ऐसी, प्लेन के अलोंग ऐसी ली है। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन बोलो। सर n इक्वल टू mg sin थीटा। mg sin थीटा नहीं, थीटा कौन सा एंगल है? यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल आता है थीटा, ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में लगता है, एक्स डायरेक्शन में mg sin थीटा है, वाई में कितना है? mg का cos थीटा, cos सही है। तो क्या इक्वेशन लिखूं? बोलो फिर से। सर n n is इक्वल equal to mg cos theta। n बराबर mg cos थीटा इन x, बोलो। x में क्या लिखूं? सर fs इक्वल टू ma। m a है क्या कुछ यहाँ पे? नो सर। नहीं है, इक्विलिब्रियम में जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है अभी, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, जस्ट फोर्सेस बराबर हो गए हैं। कौन किसके बराबर है? एफएस किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के बराबर। यस सर। मैंने लिखा mg sin थीटा बराबर एफएस मैक्स, विच इज इक्वल टू किसके बराबर कर दूं फ्रिक्शन को? म्यू एन के बराबर। यस सर। यस सर म्यू n। म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू ऊपर से लिख दूं, यस सर mg cos थीटा। म्यू एस mg cos थीटा, सही है। यस सर। यहां से मेरे को वैल्यू मिल रही है tan थीटा mg tan बराबर म्यू, mg कैंसिल हो गए, यस सर। है ना। इधर देखो ना, ये वाली यहाँ पे और यहाँ पे mg और mg कैंसिल हो गए। साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर म्यू एस, तो tan थीटा बराबर म्यू एस, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। ये एंगल जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, सही है। यस सर। अगर मेरा एंगल ऑफ रिपोज इस एंगल से छोटा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस एंगल से छोटा होगा, तो ब्लॉक मूव करेगा क्या? नो सर। अच्छा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा, ध्यान दो, सुन ध्यान से, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा mg sin थीटा के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा थीटा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो जाता है, तब मेरा फ्रिक्शन जो है, तब मेरा फ्रिक्शन थोड़ा कम लगने लग जाएगा। अदरवाइज लिमिटिंग केस लगेगा तब मेरा म्यू इंटू एन के बराबर, अदरवाइज हमेशा mg sin थीटा के बराबर का फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एल्फा, है ना। तो एक केस ले रहा हूं मैं, एल्फा इज लेस देन थीटा, तो क्या होगा? ब्लॉक सरकेगा क्या? नो सर। नहीं सरकेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एन के बराबर होगी क्या? फ्रिक्शन यस की वैल्यू Yes, नहीं sir. नहीं,
नहीं 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 नहीं, फ्रिक्शन म्यू एन कब लगता है? जब लिमिटिंग केस है, ये लिमिटिंग केस नहीं है। सर वो तो mg sin थीटा के बराबर होगी। mg sin थीटा के बराबर लगेगी। mg sin थीटा ब्लॉक स्टेशनरी, ठीक है। म्यू एन के बराबर तभी लगती है जब ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता है, ठीक है, जो कि सेकंड केस अगर मैंने ले लिया, इफ एल्फा बराबर थीटा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन म्यू एस एन के बराबर, which is mu s into mg cos theta on the verge of sliding, block on verge of sliding, ठीक है। और अगर बड़ा हो गया एंगल, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, तो ब्लॉक विल स्लाइड। फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन के बराबर। देखो क्लियर है? यस सर। कोई भी डाउट? सर इसमें लास्ट में एफ बड़ा होगा तो म्यू कैसे बड़ा होना चाहिए क्या इक्वली होगा? क्या चीज क्या? सर लास्ट में लिखा है एफ इक्वल टू म्यू के एन, हाँ, तो एफ इससे बड़ा होना चाहिए कि इक्वली होगा? एफ कौन है? सर फोर्स है ना। कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, ग्रेविटी लग रही है सिर्फ। अच्छा ये कौन से फोर्स, एफ की ये एफ नहीं है, ये फ्रिक्शन है, स्मॉल एफ इज फ्रिक्शन, ओके सर। ठीक है, कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिख रहे हैं हर बार। स्मॉल एफ हमेशा अपन फ्रिक्शन के लिए यूज करेंगे, फोर्स के लिए हमेशा, हमेशा फोर्स के लिए कैपिटल एफ यूज करते हैं। स्मॉल एफ कहीं भी यूज करते हैं, वो फ्रिक्शन के लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है। यस सर। ये फ्रिक्शन की वैल्यूज है, क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आज के लिए तो अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि अगर मैं एक ब्लॉक नीचे सरक रहा है या ऊपर सरक रहा है, हर केस के अंदर अपन देखेंगे बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन कितना कितना लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी के ऊपर उसका एक्सेलरेशन रफ इंक्लाइंड प्लेन पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसका। सर थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है अपना फिजिकल वर्ल्ड, उसमें जो वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके अंडर एक चीज पढ़ी थी, बीटा डीके। सर मेरे को पूछना था वो क्या होता है बीटा डीके? नहीं पढ़ना अभी, बस समझ लो, अभी 12th क्लास में आएगा, ओके सर। ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स तब भी नहीं पढ़ते अपन, बीटा डी के पढ़ेंगे, पर बीटा डी के अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स अपन कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।